नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे। तो आज हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मार्केट में तेज़ी देखने को मिला और 311 पॉइंट्स का बहुत ही बड़ा तेज़ी देखने को मिलता है और मार्केट करीब 17,299 के लेवल्स पे बंद होता है। तो कल ही की वीडियो में हम लोग बताए थे कि यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन सकता है अगर निफ्टी 20 ETF को बाई करना है, क्योंकि 200 डेज़ के मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर आज क्लोजिंग दे सकता है। तो वेट एंड वॉच करने के लिए कल बोले थे, लेकिन आज हम लोग को बाई कर लेना चाहिए था क्योंकि अच्छा कैंडल के साथ कैप डाउन ओपनिंग के साथ हम लोग को बंद होते हुए दिखता है। तो अपने मेथड को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो लगातार मार्केट हम लोग को 18,400 तक जाता है, उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड था, तो हम लोग को लग रहा था कि और भी मार्केट नीचे आएगा। तो इस पिवट पे हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखा था। तो इस कैंडल में हम लोग कुछ बात किए थे कि अगर कुछ क्वांटिटी आप लोग को बाई करके चलना है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग यहाँ पे बाई किए होंगे और आज भी अच्छा मौका था बाई करने को। और फिर हम लोग ज़्यादा बाई नहीं करना है, SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अभी भी मार्केट थोड़ा अनस्टेबल ही रहेगा। जब तक ये फेड रिजर्व अपना जो डाटा है वो जारी नहीं करेगा तब तक हम लोग को मार्केट में थोड़ा अनस्टेबिलिटी बना हुआ रह सकता है। और हम लोग को आज कैम्स में एक बड़ी खबर देखने को मिला। कैम्स ने लॉन्च किया है कैम्स NPS प्लेटफॉर्म। अभी तक हम लोग जानते थे कैम्स म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मैनेज करता है, लेकिन कैम्स अब NPS प्लेटफॉर्म में भी उतर चुका है। तो कैम्स अब CRA का काम करेगा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का, अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। और सेक्टर रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA अपॉइंट करता है कैम्स को एज ए CRA टू ब्रॉडकास्ट द सर्विसेज टू NPS सब्सक्राइबर एंड इकोसिस्टम। और कैम्स NPS प्लेटफॉर्म को बढ़िया से डिज़ाइन किया जाएगा टू बिल्ड सब्सक्राइबर कॉन्फिडेंस एंड कन्वीनियंस बाय लिवरेजिंग न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस टू एलिवेट द सर्विसेज स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ यूजर्स। मतलब कैम्स अपना कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ करके NPS प्लेटफॉर्म को और भी अच्छा और सहूलियत भरा बनाएगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो पहले भी हम लोग कैम्प्स में देख रहे थे, लगातार हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रहा था और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो इसी सिचुएशन में हम लोग बोले भी थे कि कुछ प्रॉफिट अगर कैम्प्स में बुक करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद FIIs TIs का सेलिंग आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि प्रोमोटर्स ने कुछ स्टेक कम किया, उसके कारण से हम लोग को लगातार कैम्प्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग कैम्प्स में फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है और बेस्ट लोकेशन होता है जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे चले। पहला तो हम लोग एंट्री 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में लेने को बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ से पता नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो इसलिए हम लोग पहला 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करेंगे और फिर यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित हो जाता है तो नीचे का पिवट जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ पर हम लोग बाई करते हैं। तो इस लेवल पे हम लोग को कुछ सपोर्ट दिख रहा था कैम्प्स में, तो यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे कि अगर ऊपर प्राइस पे बाई करके फंसे हुए हैं तो यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल हम लोग को अगर एंट्री लेना है तो अभी हम लोग की बात करें तो अभी हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कैम्प्स में, क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन हम लोग ज़्यादा दिखने को मिल रहा है और ट्रायंगल पैटर्न जैसा कंसोलिडेशन है। तो दोनों तरफ का ब्रेकआउट पॉसिबल है। अगर नीचे का तरफ ब्रेकआउट देगा तो और भी नीचे आएगा नेक्स्ट पिवट तक। और तो कैम्प्स में नेक्स्ट पिवट है दोस्तों करीब 2166 पे। तो इस लेवल पे आता है तो और भी हम लोग बाई करने का सोच सकते हैं अगर सपोर्ट लेगा तो। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर वाला पिवट को ब्रेक होने दे, करीब 2557 को ब्रेक होने दे, तब बाई करना है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइट कंसोलिडेशन है तो दोनों तरफ का ब्रेकआउट कैम्प्स में पॉसिबल है। थोड़ा हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके देगा, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, करीब 97% का इसका मोनोपोली होता है और SIP मोड से बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम लोग को भी कैम्प्स को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये है HDFC ग्रुप का पेरेंट कंपनी HDFC, जो कि रियल एस्टेट को लोन वगैरह देता है, होम लोन के लिए भी लोन देता है और कॉरपोरेट्स और रिटेलर्स दोनों को होम लोन देता है। तो अभी बात करें हम लोग HDFC में भी लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को HDFC में मिल रहा था। तो फिलहाल की बात करें तो अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा था। तो इस पेपर पे हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलता है, हैमर कैंडल भी था। तो हम लोग बोले थे अगर 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी बाई करना है, नहीं तो वेट एंड वॉच करना है।
तो आज हम लोग को 5% का बढ़िया तेजी देखने को मिला। एक बढ़िया सा एलिफेंट कैंडल आपको देखने को मिल रहा था। तो इसी कैंडल में आप लोग को HDFC में कुछ अगर बाई करना था तो कर सकते थे। बेस्ट लोकेशन था बाई करने को, क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तो बेस्ट समय होता है, अपने टॉप से 25% 30% तक क्रैश कर चुका है स्टॉक। तो अच्छा क्वालिटी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में हम लोग को समय समय पे शामिल करना चाहिए। तो बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में आपको फायदा देगा HDFC ग्रुप। और अगला स्टॉक की बात करेंगे, देश का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा था। 20 के मूविंग एवरेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज दोनों कोइंसाइड कर रहा था और बढ़िया कंसोलिडेशन था। उसके बाद हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला और बड़ा फॉल HDFC बैंक में देखने को मिल रहा था। इसी क्रम में निफ्टी में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन में थोड़ा टेंशन भी चल रहा था। उस कारण से ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा वीक था और इंडियन मार्केट भी वीक था। तो फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है और करीब 1324 के पिवट तक भी HDFC बैंक आ गया था। तो यहाँ पे हम लोग को इनगल्फिंग पैटर्न भी दिखा था और बड़ा सा ग्रीन कैंडल था। तो इसी कैंडल में हम लोग अपने चैनल पे भी अपडेट किए थे कि HDFC बैंक में आप लोग बाई करके चले। अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी हम लोग अपडेट कर दिए थे कि अगर इन्वेस्टिंग करना है HDFC बैंक अभी बेस्ट समय है बाई करने को। उसके बाद से हम लोग को बढ़िया पुल बैक देखने को मिल रहा है और फिलहाल 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आने वाला है। तो यहाँ पे आज हम लोग को इन्वर्टेड हैमर जैसा भी दिखा है, तो थोड़ा बहुत और भी करेक्शन हो सकता है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो अब हम लोग को अभी फिलहाल हम लोग को कोई बाई नहीं करना है, इस लेवल पे बाई कर चुके हैं तो तुरंत से एवरेजिंग ना करें। अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना है HDFC बैंक में और वेट करना है कि 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, उस सिचुएशन में हम लोग को बाई करना है। क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके ही देगा, पास्ट में भी दिया है। तो HDFC बैंक में हम लोग को अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, अभी तुरंत से इसमें खरीदारी नहीं करना है और लॉन्ग टर्म में हम लोग को अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को वॉच लिस्ट में ही रखना है HDFC बैंक को। और इंस्पाइट हम लोग को मार्केट में तेजी देखने को मिल रहा है, लेकिन रिलैक्सो में लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। रिलैक्सो की बात करें तो देश का जाना माना स्लीपर्स और सैंडल बनाने वाली कंपनी है, जिसका बहुत ही लार्ज कंज्यूमर बेस है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस था। तो हम लोग बोले थे कि कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो रिलैक्सो में आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद से ही हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था और यहाँ पे भी हम लोग देखें कि ट्रायंगल पैटर्न जैसा है। तो ट्रायंगल पैटर्न के बाद हम लोग बोलते हैं कि बड़ा गिरावट हो सकता है या बड़ा तेजी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होता है। जिधर का भी ब्रेकआउट होता है ट्रायंगल पैटर्न के बाद तो अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलता है। तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट और रिलैक्सो में हाई PE स्टॉक था, बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके दिया था। इसी क्रम में प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसका 100 को क्रॉस कर गया था। उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हम लोग को कुछ बाई नहीं करना है और रिलैक्सो में अभी वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि आज भी बड़ा रेड कैंडल बना है तो और भी गिरावट नीचे की तरफ हो सकता है। तो नेक्स्ट पिवट है करीब 1059 पे, तो यहाँ तक आने दीजिए। अगर सपोर्ट लेगा तो हम लोग रिलैक्सो बाई करेंगे, नहीं तो अभी और भी हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिखेगा और अगला पिवट करीब 879 पे है। तो दोनों पिवट पे आना पॉसिबल हो सकता है रिलैक्सो में नियर टर्म में, इसलिए अभी हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग अपने चैनल पे भी अपडेट कर देंगे कि आप लोग रिलैक्सो बाई कर लीजिए। और इसी का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था, करीब 120 को क्रॉस कर चुका है और इसी क्रम में हम लोग को अर्निंग बढ़ते हुए तो ज़रूर दिख रहा है, लेकिन 120 के PE बहुत ही ज़्यादा होता है और एक कंज्यूमर बेस्ड कंपनी के लिए तो इतना बहुत ही हाई PE माना जाता है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड था। क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और सौरभ मुखर्जी जी का भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक रहा है। तो इसको तो हम लोग को बाई करना है, लेकिन थोड़ा बहुत और करेक्शन होने दीजिए और जिस पिवट पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे बाई करना है। तो करीब 80-70 तक के PE पे आता है तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे और चार्ट पे भी एनालाइज करके देख लेंगे कि अगर मैच करता है चार्ट और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तब हम लोग रिलैक्सो में एंट्री बनाएंगे। फिलहाल हम लोग को रिलैक्सो से दूरी बना करके रखना है। और अगला स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, SRF एक शानदार केमिकल स्टॉक है, जिसके नतीजे भी बहुत ही शानदार आए हैं। और उसके बाद से हम लोग को देखने को मिल रहा था प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, क्योंकि पिछले 1-2 साल में हम लोग को SRF ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से लगातार ऊपर ही चल रहा था। तो कुछ हम लोग को SRF में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और उसके बाद से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और इस पिवट पे सपोर्ट लेते हुए हम लोग को दिखता है।
तो हम लोग बात किए थे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बाई करना था तो 20 का मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक किया तो वहाँ पे आप लोग बाई करके SRF में चल सकते थे। अपने चैनल पे हम अपडेट नहीं किए हैं SRF के बारे में, लेकिन आप लोग इतना दिन से हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो इस मेथड को आप सीख ही गए होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना है कि इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक होने दीजिए, तब SRF में अच्छा एंट्री मिलेगा, क्योंकि अभी 20 का मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ इंक्लाइंड भी होना है। तो अगर मान लीजिए फिर से 20 के मूविंग एवरेज पे आता है और इंगल्फिंग पैटर्न जैसा दिखेगा, तब हम लोग SRF को बाई करेंगे। फिलहाल इसमें भी हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। आप अपने केमिकल स्टॉक का अगर पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो SRF, दीपक नाइट्राइट, अल्काइल एमीन्स, ये सब क्वालिटी स्टॉक है। किन्हीं एक दो स्टॉक में आपको बाई करके चलना चाहिए। और SRF के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर में जहां सेल्स रहा है 2665 करोड़ का, वहीं सेम हम लोग दिसंबर 2020 की क्वार्टर की बात करें तो 1811 करोड़ का सेल्स रहा था। तो सेल्स में हम लोग को बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है केमिकल कंपनी के लिए। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हम लोग को इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 257 करोड़ का पिछले साल दिसंबर 2020 की क्वार्टर में था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 403 करोड़। इंस्पाइट हम लोग को हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, जिसके कारण बहुत सारे कंपनीज में हम लोग को देखने को मिला कि उसका एक्सपेंसेस बढ़ गया और मार्जिन घटते हुए दिखा। लेकिन हम लोग को इस स्टॉक SRF में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला और अच्छा से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। हर क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं 311 करोड़, 292 करोड़, 312 करोड़, तो अच्छा खासा मेंटेन करके चल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही शानदार है SRF का। पर SRF का हम लोग अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो बहुत ही शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास जहां 50.77% का होल्डिंग है, वहां FIIs के पास 19.18% का होल्डिंग है। FIIs ने पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में स्टिक बढ़ाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग बात करें DIIs की तो DIIs के पास करीब 10.42% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास करीब 19.64% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। FII, DIIs सबका होल्डिंग सब्सटेंशियल है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।